बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अच्छा स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम 7 नंबर डिजीज़ पढ़ेंगे, डायवर्टिकुलम। तो डायवर्टिकुलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो डायवर्टिकुलम क्या है, ठीक है। तो डायवर्टिकुलम हमारे पास एक आउट पिच म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा थ्रू अ वीक पोर्शन ऑफ द मस्कुलोकल्चरल इन द एसोफेगस, ठीक है। तो हमारे पास जब नॉर्मल एसोफेगस में कोई भी आउट पिचेस आ जाते हैं, मतलब उसकी जो म्यूकोसा होते हैं या सब म्यूकोसा होते हैं, वो जब आउटसाइड चला जाता है और ऐसा जो एक स्मॉल सा बल्क लाइक स्ट्रक्चर उसके उसमें बन जाता है, तो उनको हम डायवर्टिकुलम कहते हैं, ठीक है। आप अगर इसमें देख लें तो ये इसी तरीके से एक आउट पिच बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम डायवर्टिकुलम कहते हैं, समझ गए ना। फिर हमारे पास जिंकर डायवर्टिकुलम। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कीमो नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो zinc diverticulum is the most common types occurring in the upper area of the esophagus in people और 60, ठीक है। तो हमारे पास जिंकर डायवर्टिकुलम जो कि इसी तरह का है। तो जिंकर डायवर्टिकुलम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और ये बहुत ज़्यादा मतलब अर्लियर जब भी कोई भी डायवर्टिकुलम हो जाती है ना, तो वो क्या होगी, कॉमनली वो जिंकर डायवर्टिकुलम होगी, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या है कि अदर टाइप्स इंक्लूड, और वो हमारे पास ये भी आप याद रखें कि जो ओवर 60 के लोग होते हैं ना, मतलब वो ज़्यादा एल्डर लोग होते हैं ना, तो उसकी हो जाती है क्योंकि उसकी जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं ना या म्यूकोसा वगैरह, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो लूज हो जाती है, इसीलिए उसको ज़्यादा रेस्ट पे होती है ताकि उसकी डायवर्टिकुलम हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एल्डर लोगों में हो जाती है, ठीक है। अदर टाइप्स इंक्लूड मिड एसोफेजियल एपी एपीप्रीनेक्स एंड इंट्रामस्कुलर इंट्राम्यूचुरल डाइवर्टिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास इंट्रा न्यूरल डाइवर्टिकुलम जो है उनको हम दूसरा नाम मतलब ये भी पैरा एसोफिजियल एसोफेगस भी कह सकते हैं। ये हमारे पास अपर जो ट्री है, हमारे पास याद रखें कि हमारे पास 3 लोकेशन पे ये हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास जो अपर वाले होते हैं उसको हम पैरा एसोफिजियल एसोफेगस भी कह सकते हैं और दूसरा नाम इंट्रा म्यूरल डाइवर्टिकुला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अपर होते हैं। और जो ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम होते हैं ना, तो मोस्टली इंट्राम्यूरल डाइवर्टिकुला, और अगर दूसरा नाम ले ले तो पैरा इसोफिजियल एसोफेगस, ये भी तो ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम जो है वो मोस्टली कॉमन होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ज़्यादातर कॉमन होती है, ठीक है, काश होने की। फिर हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास मिड एसोफिजियल होते हैं, जो कि मिड में होते हैं और वो हमारे पास अनकॉमन होते हैं। तो याद रखें, मैं आपको ये बुक से पॉइंट दे रहा हूँ कि हमारे पास मिड एसोफिजियल वो ज़्यादा कॉमन नहीं होते, ठीक है। फिर हमारे पास जो थर्ड वाले हैं वो हमारे पास एपीफ्रीनिक होते हैं, तो हमारे पास लोअर एरिया में होते हैं एसोफेगस के। तो ये एबव द डायफ्राम होते हैं, मतलब ये डायफ्राम हो गया हमारे पास, तो ये इसी जगह में हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के हमारे पास डाइवर्टिकुलम होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसकी मेन काजेस क्या है, ठीक है। तो काजेस तो हमारे पास ये है कि जब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्पेंजर और मोटर डिसऑर्डर ऑफ द एसोफेगस। तो काज उसका यही है कि जब हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्पेंसर जो है, जो कि स्टमक और इसी तरीके से एसोफेगस के दरमियान स्पेंसर प्रेजेंट होते हैं, तो उस स्पेंसर की जब इन फंक्शनिंग आ जाए, मतलब वो सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कराते हैं, ठीक है। मतलब उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन यही है कि माउथ से जो बोलस वगैरह होती है वो स्टमक में लेके जाना और उस स्टमक से कोई भी कंटेंट वापस ना आने देना, तो उसको उसका ये मेन फंक्शन यही है, ठीक है। लेकिन जब वो ये फंक्शन
सही तरीके से परफॉर्म नहीं कराते ना, तो फिर उसमें क्या हो जाते हैं, डाइवर्टिकुलम हो जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो बता रही कि ये हमारे पास एज रिलेटेड चेंज इन द एसोफेगस, बिल्कुल हमारे पास एज रिलेटेड इसीलिए है कि हमने पहले भी बताया कि जो डाइवर्टिकुलम होते हैं वो ज़्यादातर 60 एज से अबव लोगों में होते हैं, क्योंकि उसकी जो मसल होते हैं उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो लूज हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से हो सकती है। फिर हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे पास डिफिकल्टी सॉलिंग, पेनफुल इन नेक, ब्लेंचिंग, रिजाजुटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड ग्रेंगलिंग, नॉइस आफ्टर ईटिंग, ठीक है। तो हमारे पास उसको ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब वो सॉल्व कराते हैं ना, तो वो तो इस जगह पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है कि ये नॉर्मल एसोफेगस है, तो उसमें एक आउट पिच सा हो गया, ठीक है। तो जब वो खाना खाते हैं ना, तो आ जाते हैं डायरेक्ट, और इसमें भी कंटेंट आ जाते हैं, और फिर इसी तरीके से थोड़ा कंटेंट स्टमक में चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्या है कि मतलब पेनफुल भी होगा, इसी तरीके से वो उसको फुलनेस, नेक में फुलनेस महसूस होगा। उसने 2-3 मतलब किया कि वो नवाले खाए हैं, लेकिन वो क्या होगा, वो अपने आप को फुलनेस सा फील करेगा। और जो भी कंटेंट वो स्टमक में लेके जाए ना, तो वो अनडाइजेस्टेड, और वो क्योंकि मेन काजेज तो हमने बताया कि लोअर एसोफेजियल खराब होगा। जब लोअर एसोफेजियल उसका खराब होगा, तो फिर वो जो कंटेंट स्टमक में चला जाएगा, तो वो वापस माउथ में आएगा, समझ गए ना। तो ये भी आप याद रखिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और जब वो फूड खाते हैं ना, तो फूड खाने के बाद उससे एक ग्रिंगलिंग सा नॉइस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कैसा गार्गलिंग नॉइस आफ्टर ईटिंग, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। अनडाइजेस्टेड फूड रिजार्जुटेशन विन रिकम्बिनेंट पोजीशन, ठीक है। तो जब वो रिकम्बिनेंट पोजीशन में होते हैं ना, तो उसकी जो रिजार्जुटेशन हो जाती है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो माउथ में लेके हंसते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया कि इसका मेन कारण उसकी स्पेंसर की लूज होना है। तो जब उसकी स्पेंसर ख़राब हो जाती है ना, तो फिर वो अपना काम नहीं कर फरमाते कि मतलब कोई भी चीज़ अपने स्टमक में होल्ड रखें, तो इसी वजह है, ठीक है। हेटोलिसिस हेटोल हेलोटिस एंड सोरटेस इन द माउथ, ठीक है। तो हेलोटिस हमारे पास जो बेड ब्रीथ होते हैं ना, तो वो भी हो सकती है, और इस तरीके से सोर टेस्ट भी हो सकती है, ठीक है, माउथ से। तो उसका मेन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हमारे पास यही है कि उसको डिफिकल्टी भी होगा, इसको नेक फुलनेस भी होगा, ब्लेंचिंग होगा, रिजाजुटेशन भी हो सकती है। इसी तरीके से उसकी जो आफ्टर ईटिंग उसकी ग्रिंगलिंग साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड रिजर्टेशन होती है व्हेन अ रिकम्बिनेंट पोजीशन, ठीक है। तो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो हमारे पास वो भी, हाँ, मतलब रिकम्बिनेंट पोजीशन में उसकी वापस आ जाती है माउथ में, और उसकी, हाँ, फिर बेड ब्रीथ भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम आ जाते हैं ना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब प्रोसीजर क्या है, तो उसमें हम बेरियम सॉल्व टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट नेचर और लोकेशन एंड लोकेशन ऑफ द डाइवर्टिकुलम, ठीक है। तो हम बेरियम, ये हमारे पास एक सब्सटेंस होती है। जब वो हम एक्सरे कराते हैं ना, तो एक्सरे से पहले वो डालते हैं, ताकि एग्जैक्ट हम पोजीशन को डाइवर्टिकुलम का उसको मालूम किया जाए, ठीक है। फिर हमारे पास मानोमेट्रिक स्टडी जरूर टू रूल आउट अ मोटर डिसऑर्डर। फिर हम मानोमेट्रिक स्टडी का मतलब है कि ये हम उसकी जो मोटर मोटर डिसऑर्डर, इसलिए उसको मोटर डिसऑर्डर कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं, नर्व तो आए आए भी है ना, एसोफेगस में नर्व भी आए हैं, न्यूरॉन भी आए हैं, ठीक है। तो उसमें जो मोटर न्यूरॉन है, उसका काम है कि उसको रूल आउट करना, क्योंकि आउट पिचेस होगी ना, तो एसोफेगस का क्या काम, एसोफेगस का मोटर फंक्शन है, क्योंकि एसोफेगस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं। तो कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन हमारे पास मोटर फंक्शन है। तो इस मोटर फंक्शन को भी हम चेक करते हैं कि वो सही तरीके से इफेक्टिव पेरिस्टालिसिस कराते हैं या नहीं कराते हैं, समझ गए। फिर हमारे पास एसो फिगो
एंडोस्कोपी, मतलब ऐसा करना है कि ना esophagospia is usually contraindicated due to the danger of perforation of the diverticulum। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा करना है कि एसोफेगस की जो चीज़ उसको मतलब कंट्राइंडिकेटेड होती है, हम कहते हैं कि जो मतलब उसका सिंपल मकसद यही है कि जो एसोफेगस के लिए हम मतलब एंडोस्कोपी कराते हैं ना, तो एंडोस्कोपी उसके लिए मतलब क्या होते हैं, कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। कंट्राइंडिकेटेड उसलिए मतलब होते हैं एंडोस्कोपी, ताकि इसका जो आउट पेचेस होता है ना, मतलब इस तरह से हम ड्रा कर ले आपके साथ, तो ये इसी तरीके से आउट पेचेस होती है। ठीक है, जब वो अंदर के मतलब एंडोस्कोपी कराते हैं, तो ये इस जगह छल जाने की तो लाजिम इस जगह तो वो चलेगा ना, जो मतलब एंडोस्कोपी के जो टिप होते हैं, कैमरा लाइट वगैरह ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट होते हैं। जब वो इस जगह आते हैं ना, तो उसके मेन कॉम्प्लिकेशन यही है कि ये इसलिए कंट्राइंडिकेटेड है कि हमारे पास जब वो डाइवर्टिकुलम में अंदर हो जाते हैं, जो एंडोस्कोपिक कैमरा होता है, ठीक है, तो जब वो अंदर हो जाते हैं ना, तो इस जगह पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इस जगह पे हमारे पास मीडियस्टिनम एक मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मीडियस्टिनेस्टेसिस हमारे पास इसकी वजह से हो सकती है। उसका कॉम्प्लिकेशन यही है कि जब हम एंडोस्कोपी करते हैं ना, तो वो जो एंडोस्कोपिक कैमरा वगैरह होते हैं ना, तो वो आ जाते हैं और इस डाइवर्टिकुलम में अंदर तो लाजिम हो जाएगा। तो इस अंदर जाने की वजह से उसको ये कॉम्प्लिकेशन है, उसी वजह से वो कंट्राइंडिकेटेड है। और वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, वो हमारे पास मीडियस्टिनेटिस है। ठीक है, जब वो उसकी मतलब मीडियस्टिनम जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, तो वो इन्फ्लामेशन उसमें काज हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, तो इसलिए वो एंडोस्कोपी जो एसोफिजियल को होते हैं ना, तो वो हम कंट्राइंडिकेटेड कंसिडर करते हैं। फिर हम क्या करें कि मेडिकल मैनेजमेंट हम किया करेंगे कि हम मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स सच एज डिस्पेगिया, चेस्ट पेन। तो हम मेडिकल में हम उनकी जो चेस्ट पेन के लिए मतलब डिस्पेगिया उसके लिए जो सिम्टम होते हैं ना, तो हम फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की एलर्जिक वगैरह या अदर मेडिकेशन देते हैं। ठीक है, फिर हम इंट्राम्यूरल डायवर्टिकुला यूजुअली रिग्रेस आफ्टर द एसोफेजियल स्ट्रक्चर इज डायलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास जो एसोफेजियल मतलब जो एसोफेगस का स्ट्रक्चर होता है ना, तो फिर वो डायलेटेड करना किसका काम है, हमारे पास मतलब इस वजह से हो सकती है। ठीक है, तो हम तो बाद में मतलब जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना और एसोफेगस की मतलब उसकी स्ट्रक्चर डायलेटेड उसकी डायग्नोसिस में निकल गया, ठीक है, तो फिर हम बाद में उनको कहते हैं कि ये हमारे पास इंट्रा म्यूरल डाइवर्टिकुला है। ठीक है, तो हम पहले जब हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो अगर उसकी स्ट्रक्चर डायलेटेड हो, फिर हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है कि सर्जिकल सर्जरी इज इंडिकेटेड if symptom are troublesome and becoming worsen। अगर इस डाइवर्टिकुला की जो कंडीशन होती है वो ख़राब होती जाती है, मतलब वो कॉम्प्लिकेशन की साइड पे चलते हैं ना, तो फिर हम उनके लिए सर्जरी लाजिम क्या करते हैं, परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस किया है कि इम्पेयर सॉलिंग रिलेटेड टू पेरा इसोफिजियल पेरेंजो इसोफिजियल पोल्यूशन डाइवर्टिकुला। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि उसकी सॉलिंग इम्पेयर होगी, इसीलिए इम्पेयर होगी ताकि उसकी जो आउट पेजेस सा होता है ना, तो वो बन जाती है। ठीक है, और उसका एविडेंस यही है कि उसको लाजिम सॉलिंग में डिफ़िकल्टी होगी, और जो फूड कंटेंट स्टमक में होते हैं ना, तो वो रिजर्जुटेशन और अनडाइजेस्टेड फूड माउथ में आएगा। गार्गलिंग साउंड नाइस आफ्टर द ईटिंग, हाँ हाँ ये तो लाजिम होगा। ठीक है, ये तो हमने पहले काजेज में भी पता है कि इसी तरीके से हो सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि इम्बेलेंस न्यूट्रिशन इसलिए होगा ना, तो ये हर डिजीज़ में आती है, ये डायग्नोसिस हर डिजीज़ में बन जाती है। क्योंकि इम्बेलेंस न्यूट्रिशन इसलिए कि आपकी बॉडी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे हम कम लेते हैं डाइट। ठीक है, या न्यूट्रिशन
उसका वजह क्या होता है कि उसको ये पैर होते हैं, मतलब ये पैरन जो एसोफेजियल पल्लूशन और डाइवर्टिकुलम होते हैं ना, इसी वजह से। तो एविडेंस यही है कि वो वेट लॉस करेगा, उसकी एनोरेक्सिया भी होगा, इनएबिलिटी टू साल अप भी होगा, और इसी तरह से इनएडुकेट डाइटरी इंटेक भी होगा। क्योंकि वो पैर में होते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ खाए तो वो मतलब इस जगह पे रुक जाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन की रिस्क चांसेस इसीलिए होगा क्योंकि रिलेटेड टू स्पेराइसोफिजियल पोल्यूशन डाइवर्टिकुलम होगी ना, एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन स्विलिंग। एविडेंस इसका यही है कि वो सही तरीके से सॉलिंग नहीं कराते, रिगर्जिटेशन और अनडाइजेस्टेड फूड या कपिंग वगैरह नहीं कराते, ठीक है ना। फिर हमारे पास एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर डाइवर्टिकुलम इज एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन ऑफ फेयर, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो एंजाइटी उसमें तो होगा। उसका वजह क्या होता है, उसका वजह यही होता है कि वो अपने जो आने वाले जो सर्जरी वगैरह होते हैं ना, तो उसकी खौफ में होते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो वो जो वो अपने दिल में जो बात कहते हैं ना, तो वो फिर वो एविडेंस के थ्रू बताते हैं कि वो वर्बलाइजेशन आप पैर कराते हैं, ठीक है। और फिर वो सही तरीके से रेस्टलेस भी नहीं होते, और इंक्रीज उसकी है जो वाइटल साइन होते हैं ना, हार्ट रेट, वो भी इंक्रीज होती है। फिर हमारे पास रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जरी, हाँ मतलब वो इन्फेक्शन की क्या होते हैं, रिस्क पे होते हैं जब वो सर्जरी की इंटरवेंशन कराते हैं डाइवर्टिकुलम की। क्योंकि उसकी जो वाउंड की साइज होता है ना, वाउंड साइड ड्रेनेज फियर इवालुएटेड वाइट ब्लड सेल काउंट, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चांसेस हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह है, क्योंकि उस जगह पे हार्ट भी प्रेजेंट है, और इसी तरीके से लंग्स, इसी तरह सबसे जो सेंसिटिव एरिया होते हैं ना, तो हमारे पास एसोफेगस के अराउंड होते हैं। फिर हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट, हम क्या करेंगे, उसको डाइट की मैनेजमेंट देंगे। डाइट का मैनेजमेंट मकसद मैं आपको एक समरी देता हूँ कि उसको हाई फाइबर डाइट देंगे, हाई फाइबर डाइट एडवाइस करेंगे, ठीक है, ताकि उसको कोई भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, ठीक है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर वो उस पर मतलब स्टमक क्या स्टमक पे प्रेशर पड़ेगा, और वो प्रेशर डायरेक्टली डाइवर्टिकुलम को प्रेशर देगा, तो बहुत ज़्यादा पेन वगैरह ये होगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट खाना है, ठीक है। और जो एडिशनली हम मतलब उसको क्या कि अवॉइड करना है, जो कि हाई क्या है कि फूड, वो फूड जो इरिटेटिव फूड हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल नट्स वगैरह, पॉप का कॉर्न वगैरह या सीड्स, सब ये चीज़ें आपको क्या है अवॉइड करना है। फिर आपको मेडिकेशन क्या करना है कि वो भी आपने सिम्टम और साइन और सिम्टम के बेस पे आपने उसको मेडिकेशन देना है, ठीक है। और वो मेडिकेशन देना है ताकि उनकी पेन की, उसके रिफ्लेक्स की, और उसकी जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह होते हैं ना, तो उसमें रिलीफ होने के लिए आप देते हैं। और फिर उसकी एज ए नर्स आप सबसे पहले उनको ये अंडरस्टैंड करना होगा ताकि उसकी साइड इफ़ेक्ट्स को आपका पता हो। अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स का पता ना हो और आपने दिया, तो फिर उसको फिर क्या होगा, और उसको ये भी आपने देखना है कि उसकी डोजेज क्या है। डोजेज का मकसद यही है, कि हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन डोजेज का मकसद ये है कि वो आप किस फॉर्म में उनको दे रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लिक्विड में दे रहा है, और सॉलिड में दे रहा है, या और की इन्फ्यूजन वगैरह, किसके थ्रू वो डोजेज आप उनको मतलब इनटेक कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर हमारे पास की है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का मतलब से यही है कि उसको सबसे पहले बाद में जो सर्जरी के बाद आप उसको केयर कराना है, और उस एरिया को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केयर कराना है, ठीक है। क्योंकि उसको बार बार देखना है कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं होता, ठीक है। या इसी तरीके से मतलब हम क्या करें कि नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब तो हम पास करेंगे, और कम से कम उसको 5 डेज़ के बाद मतलब वो निकाल देंगे, ठीक है। तो सर्जरी के बाद 5 डेज़ तक वो नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब उसमें पड़ा हुआ है होते हैं, ठीक है, ताकि मतलब उसकी जो एसोफेगस होते हैं ना, ये उस पर प्रेशर ना पड़े, ठीक है। एजुकेशन देंगे, ये तो एजुकेशन एज अ नर्स हम उसको ये देंगे कि कोई भी ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग वाली चीज़ वगैरह ये ना उठाया जाए, ठीक है। और क्योंकि वो आपके एब्डोमिनल पे प्रेशर पड़ती है, और एब्डोमिनल से स्टमक पे, स्टमक से डायरेक्टली एज की इसोफेगस पे क्या पड़ती है,
प्रेशर पड़ती है। फिर हमारे पास उसको हाई फाइबर डाइट भी देना है, और इसी तरीके से हमारा जो जितनी भी कम्प्लिकेशन उसकी हो सकती है, तो वो आने वाली जो वर्सन कम्प्लिकेशन होती है ना, तो उसके बारे में उसको एजुकेटेड कराना है, ठीक है, ताकि उससे बच जाए, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमने 7 नंबर डिजिट भी कंप्लीट की थी। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अगर आप केविन नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है।